Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. So in this video we are going to discuss legal rules regarding a valid acceptance. So हम इसका थर्ड रूल डिस्कस कर रहे थे और हमने थर्ड रूल का कुछ पार्ट डिस्कस कर लिया था. अब हम उसका बचा हुआ पार्ट डिस्कस करेंगे. तो law does not allow an offerer to prescribe silence as the mode of acceptance. मतलब कि लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आप अगर आपको ऑफरी की साइलेंस मिलती है, मतलब कि ऑफरी जो है वो कुछ भी आपके ऑफर को लेकर नहीं कहता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस समझ लेंगे. तो ऐसा लॉ अलाउ नहीं करता कि आप उसकी साइलेंस को उसका एक्सेप्टेंस समझ लें. अगर वो कुछ नहीं कहेगा तो आप मान लेंगे कि उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया. ऐसा नहीं होना चाहिए. Thus, a person cannot say that if within a certain time acceptance is not communicated, the offer would be considered accepted. इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जो है वो ये नहीं बोल सकता, ये एज्यूम नहीं कर सकता पहले से ही कि अगर कोई भी ऑफरी जो है जिसको ऑफर दिया गया है, अगर वो कुछ नहीं बोलता ऑफर को लेकर, तो इसका मतलब ये है कि उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है. तो ऐसा नहीं है. अब इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएं. इफ अ ट्रेडर ऑफ हिज ओन विदाउट receiving any order sends goods to some person with a letter saying, if I do not hear from you by the next Monday, I shall presume that you have bought the goods. मतलब कि इसमें एक ट्रेडर है जिसने अपने गुड्स जो है वो भेज दिए हैं बिना सामने वाले पर्सन की एक्सेप्टेंस के या बिना उसको कुछ भी बताए. उसने अपने जो गुड्स हैं उनको भेज दिया है उसके पास, और वो ऐसा लिखता है लेटर में वहाँ पर कि इफ़ आई डू नॉट हियर फ्रॉम यू बाय द नेक्स्ट मंडे. मतलब कि अगर मैंने आपसे कुछ भी नहीं रिसीव किया, मतलब इस लेटर का रिप्लाई अगर मैं रिसीव नहीं करता हूँ नेक्स्ट मंडे तक, तो क्या होगा? आई शेल प्रिज्यूम दैट यू हैव बॉट द गुड्स. मतलब मैं ये समझ लूँगा कि आपने वो जो गुड्स मैंने भेजे हैं बिना आपकी कंसेंट के, मैं उसको ये समझ लूँगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं और अब आप इसके बदले में मुझे प्राइस पे करेंगे जो भी मैंने गुड्स भेजे हैं उनका. तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता. कांट इम्पोज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द अनविलिंग रेसिपिएंट. मतलब कि वो ये इम्पोज नहीं कर सकता किसी भी रेसिपिएंट पे जिसको वो गुड्स भेज रहा है. मतलब ऑफरी को वो ऐसे ही गुड्स नहीं भेज देगा और उसकी साइलेंस पे, मतलब अगर इसमें इसने ये कंडीशन दे दी कि अगर वो नेक्स्ट मंडे तक उससे कुछ भी रिसीव नहीं करता है, कोई भी उसका रिप्लाई रिसीव नहीं करता है, तो वो ये समझ लेगा कि उसने जो गुड्स भेजे हैं वो आपने एक्सेप्ट कर लिए हैं. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वो अनविलिंग है उन गुड्स को लेने पे और आप ये समझ रहे हैं कि वो गुड्स, अगर वो कुछ नहीं बोलता तो मतलब उसने गुड्स खरीद लिए हैं. It is so because in the absence of such a rule, the offerees will be at the mercy of offerers unless they reply all such offers in negative, which will certainly be causing a lot of inconvenience and financial burden. अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑफरी है और वो ऐसा अपनी एक असेंट जो है वो कम्युनिकेट नहीं करता है और ऑफरर जो है वो उसको ये समझ लेता है कि अगर वो अपनी विलिंगनेस कम्युनिकेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसने वो जो गुड्स भेजे हैं बिना असेंट के, इसका मतलब उसने वो एक्सेप्ट कर लिए. तो ऐसा नहीं है. तो ये एग्जाम्पल आपको यही समझाने के लिए है कि अगर ऐसा होता है तो इसमें बहुत इनकन्वीनियंस और फाइनेंशियल बर्डन होगा ऑफरी के पार्ट पर, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कोई भी उसका सप्लायर जो है वो उसको गुड्स भेज रहा है जिसके लिए उसे प्राइस पे करना पड़ेगा. तो ऐसे ही लॉ ऐसा नहीं कहता कि अगर साइलेंस है ऑफरी का तो उस केस में हम उसे ये समझ लेंगे कि उसने वो गुड्स जो है या फिर कोई भी ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है. तो इसी की कॉन्टिन्यूशन में इसका नेक्स्ट पार्ट है मेंटल एक्सेप्टेंस इन इफेक्चुअल. अब हम उसको डिस्कस करेंगे जो थर्ड रूल के अंदर ही है. तो अब मेंटल एक्सेप्टेंस इन इफेक्चुअल में मेंटल एक्सेप्टेंस और क्वाइट असेंट नॉट एविडेंस्ड बाय वर्ड्स और कंडक्ट डजंट अमाउंट टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस.
मतलब कि अगर आप ये मेंटल एक्सेप्टेंस का मतलब है कि अगर आप ये अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि एक्सेप्टेड है वो ऑफ़र जो आपने दिया है ऑफरी को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, वो इनइफेक्चुअल हो जाएगी, मतलब उस वो इनवैलिड हो जाएगी वो एक्सेप्टेंस अगर आप ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपने ऑफ़र दिया है वो एक्सेप्टेड है। क्वाइट असेंट नॉट एविडेंस्ड बाय वर्ड्स और कंडक्ट, मतलब कि अगर ऐसा होता है कि साइलेंस है, क्वाइट है और कोई भी एविडेंस नहीं है, ना ही वर्ड्स में वो एक्सेप्टेंस हुई है, ना ही कंडक्ट से ये पता चला है कि वो जो ऑफर है वो एक्सेप्टेड है, मतलब कि वो ना ही एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस है ना ही इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है, तो उस केस में हम इसको मानेंगे कि वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, वो मेंटल एक्सेप्टेंस इनइफेक्चुअल हो जाएगी। Thus, if an oral acceptance is spoken into a telephone after the telephone has gone dead, there is in effect no acceptance. मतलब कि अगर ऐसा होता है कि आपने मान लेते हैं टेलीफोन पर ऐसा बोला कि जो ऑफ़र है वो एक्सेप्टेड है, लेकिन आपने ऐसा फ़ोन डेड होने के बाद कम्युनिकेट किया, तो उसे भी ऐसा नहीं है कि हम उसे इफ़ेक्टिव मान लेंगे कि जब कम्युनिकेट हो ही नहीं पाया वो जो एक्सेप्टेंस था, तो उस केस में भी हम इसे इनइफेक्चुअल ही मानेंगे कि जो एक्सेप्टेंस है वो फ़ोन डेड होने की वजह से कम्युनिकेट नहीं हो पाई, तो इसको हम इनइफेक्चुअल एक्सेप्टेंस ही मानेंगे। तो ये जो रूल है, ये जो थ्योरी है मेंटल एक्सेप्टेंस इनइफेक्चुअल वाली, ये कंसेंसस एड इडम वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। जब हम डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तब हमने ये टर्म पढ़ी थी कंसेंसस एड इडम। तो ये जो रूल है ये इसी थ्योरी पर बेस्ड है। तो कंसेंसस एड इडम का मतलब हमने डिस्कस किया था कि जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उन दोनों पार्टीज के ही पार्ट पर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मतलब दोनों की असेंट होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की, और यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफरी की साइड से होनी चाहिए, तभी हम उसे मानेंगे कि वो कंसेंसस एड इडम पर बेस्ड है कॉन्ट्रैक्ट, वो तभी एक वैलिड एक्सेप्टेंस बनेगी और बाद में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। तो अब इस रूल के अंदर जो थर्ड रूल हमने डिस्कस किया था, उस रूल के अंडर एक केस लॉ है जो हमें डिस्कस करना है, वो है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। अब इस केस में क्या होता है कि फेल्टहाउस जो है वो अपने नेफ्यू को ये बोलते हैं कि वो अपने नेफ्यू से एक हॉर्स परचेज करेंगे 30 यूरोज और 15 सेंट्स में। तो वो अपने नेफ्यू को बोल देते हैं कि वो जो उनका हॉर्स है, जो उनके नेफ्यू के पास जो हॉर्स है वो उसे परचेज करना चाहते हैं 30 यूरोज और 15 सेंट्स में। और वो इसके साथ साथ ये भी बोल देते हैं, एक लेटर में वो ये भी लिख देते हैं कि अगर उनको अपने नेफ्यू से कुछ भी रिप्लाई नहीं मिला तो वो उसको ये समझ लेंगे कि उनके नेफ्यू ने जो ये ऑफ़र है उनका वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साइलेंस को ये मान लिया कि वो एक्सेप्टेड मान लेंगे उस ऑफर को, मतलब साइलेंस अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस मान लिया उन्होंने, जो कि गलत था। लेकिन हम अभी आगे देखते हैं इस केस में क्या होता है। अब उनका नेफ्यू क्या करता है, वो अपने ऑक्शनर को बोलता है कि वो जो हॉर्स है उसको आउट ऑफ सेल कर दो, मतलब उसको सेल मत करो, उसका ऑक्शन नहीं होगा। अब वो ऑक्शनर कौन होता है, तो वो बिंडले जो हैं वो ऑक्शनर होते हैं, उनके फेल्टहाउस के नेफ्यू के जो ऑक्शनर हैं वो बिंडले होते हैं। लेकिन उनका नेफ्यू जो है वो ये बात कम्युनिकेट नहीं करता फेल्टहाउस को कि उन्होंने वो जो हॉर्स है वो रिजर्व कर लिया है सिर्फ उन्हीं के लिए ही। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो बिंडले हैं वो उस हॉर्स को सेल कर चुके होते हैं, और जो फेल्टहाउस है वो बिंडले के ऊपर केस फाइल कर देते हैं, कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर्टी का केस। तो कोर्ट इस केस में क्या करता है कि जो एक्सेप्टेंस है, इस ऑफर की जो एक्सेप्टेंस थी तो वो उनके नेफ्यू ने फेल्टहाउस को नहीं कम्युनिकेट करी थी, तो इस केस में फेल्टहाउस जो हैं उनका कोई भी राइट नहीं बनता कि वो बिंडले के ऊपर केस कर पाएँ उस हॉर्स को सेल करने के लिए।
तो इसीलिए यहाँ पर फेल्ट हाउस की यही गलती थी कि उन्होंने ये लिख दिया अपने ऑफर में कि वो साइलेंस को एक्सेप्टेंस मान लेंगे। तो इसीलिए यही बात हमें हमारा थर्ड रूल बताता है कि हम मेंटल एक्सेप्टेंस को इनइफेक्चुअल ही मानेंगे, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा जब तक उस एक्सेप्टेंस का कोई कम्युनिकेशन या फिर एविडेंस नहीं होगा तब तक। तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। फोर्थ रूल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर। अब यहाँ पे एक्सेप्टर कौन होगा? जो ऑफरी है वो एक्सेप्टर होगा। फॉर एन एक्सेप्टेंस टू बी वैलिड इट मस्ट नॉट ओनली बी मेड बाय द ऑफरी बट मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड बाय और विद द अथॉरिटी ऑफ द ऑफरी टू द ऑफरर। अब इस केस में जो भी एक्सेप्टर है, मतलब जो भी ऑफरी है, उसको ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी एक्सेप्टेंस जो है उसे वैलिड बनाने के लिए। उसको ऑफरर को ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है। मतलब जो हमने थर्ड रूल में पढ़ा उसी का एक एक्सटेंशन है ये फोर्थ रूल, जो कि कह रहा है कि अपने जो ऑफरी के पार्ट पर जो भी लाइबिलिटी है, जो भी ऑब्लिगेशन है, वो ये है कि वो अपनी एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करे ऑफरर को। तो अब इस रूल में भी एक केस लॉ है, पॉवेल वर्सेस ली का केस। अब इस केस में क्या होता है कि जो पॉवेल है वो एक स्कूल में हेड मास्टर के लिए कोई इंटरव्यू देने जाते हैं, लेकिन वो जो कमेटी होती है, वो जो सिलेक्शन कमेटी होती है, उनका एक क्राइटेरिया होता है कि उन्हें जो भी हेडमास्टर चाहिए वो मैरिड होने चाहिए, क्योंकि उनके पास एक असिस्टेंट मिस्ट्रेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो कैंडिडेट है वो मैरिड होना चाहिए ताकि उनकी वाइफ भी उसी स्कूल में वो पोस्ट ले पाए जो असिस्टेंट मिस्ट्रेस की पोस्ट है। लेकिन जो मिस्टर पॉवेल होते हैं वो मैरिड नहीं होते। तो वो जो सिलेक्शन कमेटी है वो इस पे अभी मिस्टर पॉवेल के केस पे अभी डिस्कशन बाकी होता है, तो वो उनको स्टैंड बाय पे ही रखते हैं अभी, क्योंकि मिस्टर पॉवेल जो हैं वो सिलेक्शन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होते उस टाइम तक, क्योंकि वो अनमैरिड होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि उनकी कमेटी का कोई एक मेंबर जो है वो मिस्टर पॉवेल को टेलीग्राम कर देता है कि वो उस पर्टिकुलर हेडमास्टर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन ये पूरी कमेटी का, जो सिलेक्शन कमेटी होती है, उस पूरी कमेटी का डिसीजन नहीं होता और उस कमेटी का एक मेंबर इंडिविजुअल कैपेसिटी पर ही मिस्टर पॉवेल को एक टेलीग्राम कर देता है कि वो सिलेक्ट हो गए हैं उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। लेकिन बाद में जो अथॉरिटी होती है, जो सिलेक्टिंग कमेटी होती है, वो जो है मिस्टर पॉवेल को रिजेक्ट कर देती है उस पोस्ट के लिए। और फिर मिस्टर पॉवेल जो हैं वो उस स्कूल पर केस फाइल कर देते हैं कि वो पहले सिलेक्ट हो गए थे, उनके पास वो टेलीग्राम था, लेकिन और कोई लेटर उनको नहीं आया उसके बाद, और उनकी जो पोस्टिंग है वो कैंसिल कर दी गई है सिलेक्शन वाला लेटर आने के बाद भी। तो उसमें कोर्ट कहता है कि सिंस ये जो इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर कमेटी के एक मेंबर ने ही उनको वो सिलेक्शन वाला लेटर भेजा था, तो उस केस में ये जो डिसीजन था ये पूरी सिलेक्शन कमेटी का नहीं था और मिस्टर पॉवेल जो हैं वो अभी ये पोस्ट क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कोई और भी इंटीमेशन नहीं दिया गया उस पोस्ट के बारे में आगे भी। तो इसीलिए जो भी ऑफर है उसका कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, जो हमें ये फोर्थ रूल दिखाता है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द एक्सेप्टर, कि जो एक्सेप्टर है उसको अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। तो अगर आप ये दोनों केसेस मेंशन करते हैं एग्जाम में, तो आपको इनमें ये केस लॉज मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रूल्स डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।